नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि 27 अगस्त तक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची में कोई सुधार नहीं होगा। अगर सुधार कराना हो आपको अपनी मतदाता सूची में, तो इस बीच सुधार भी आप करवा सकते हैं। आप सुधार करवा लें। दूसरी तरफ अगर दलों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की बैठकों का अनवरत सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस से 16 अगस्त को हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव सह प्रभारी और शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रभारी दोनों झारखंड आ रहे हैं। मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक है। 520 से ज्यादा मंडल अध्यक्ष हैं जिनके साथ बैठक होगा। क्या बैठक का एजेंडा रहेगा, क्या रूट मैप तैयार होता है, किस तरीके से साधेंगे वोटर्स को, इस पर चर्चा करनी है। दोनों ही लोगों के बारे में यह जानी हुई बात है कि दोनों ही विधानसभा चुनाव साधने के महारथी माने जाते हैं। एक तरफ 230 सीटों की मध्य प्रदेश विधानसभा को साधने का, कई बार साधने का महारत हासिल किया शिवराज सिंह चौहान ने। दूसरी तरफ 82 सीटें साधने की महारत हिमंता बिस्वा शर्मा के पास है। लेकिन वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी भी अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक हो गई है। इंट्रोडक्शन राउंड पूरा हो गया। सभी जिला अध्यक्षों से सूची मांगी गई है। राजेश ठाकुर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और गुलाम अहमद मीर चुनाव कांग्रेस के प्रभारी इस वक्त दिल्ली में है। बैठक आज ही कंप्लीट हुई है और कल मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक अहम बैठक और होगी और उसके बाद जब लौटेंगे तो फिर नामों को लेकर सिलसिला शुरू होगा कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू। 27 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन। सितंबर के पहले हफ्ते में आ सकती है इलेक्शन कमीशन की टीम। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि सीईओ कार्यालय चुनाव को लेकर तैयार है। 27 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन इससे पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम लोगों का इलेक्शन का ऑलरेडी में तैयार हो गया। बेसिकली क्या है, हम लोगों का बेसिक नाम्स रहती है, लास्ट 6 मंथ्स में कभी भी चुनाव अनाउंस कर सकते हैं। उसी का तरफ से सीओ ऑफिस तैयार है, लोअर लेवल इलेक्शन मशीनरी भी तैयार है। इसलिए हम लोग का प्रिपरेशन में कमी नहीं है। अभी वर्तमान में हम लोग का रोल का वो एसएसआर एक्टिविटीज चल रही है। आपका 27 को फाइनल पब्लिकेशन करना है। उसी दिन में हम लोग फाइनल पब्लिकेशन भी कर देंगे। बाकी उसका प्रिपरेशन लेवल होती है, वो आपका प्लानर के अनुसार क्या तैयारी करना वो क्लियर है। हम लोग का प्रिपरेशन है -180 डेज, P-180 डेज में शुरू होती है। उसका एक्टिविटीज ऑलरेडी हम लोग का टाइम अनुकूल चल रही है। उसी में डेट का निर्धारण है वो कमीशन डिसाइड करती है। वो आपका कंडीशन करेंगे, उस हिसाब से हम लोग पोल प्रोसेस। एक और चुनाव आयोग की तैयारी तेज है, दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। मिशन झारखंड को लेकर बीजेपी रेस है। 16 अगस्त को बीजेपी की बड़ी बैठक। रांची में मंडल अध्यक्षों की होगी बैठक। चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी रहेंगे मौजूद। 16 अगस्त को आएंगे शिवराज सिंह चौहान। सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी आएंगे रांची। केवल और केवल इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटा करके और एक मजबूत सरकार, एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड में बनाना, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। और इसके लिए जैसा केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का निर्देश होगा, सब लोग उसका पालन करेंगे और चुनाव में हम लोग जाएंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को सड़क से सदन तक उठा रही है। लोकसभा में सवाल उठाने के बाद अब गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मंगलवार को पाकुड़ जाने वाले हैं। निशिकांत दुबे पाकुड़ के महेशपुर में जमीन विवाद के पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, जबकि केएलएम कॉलेज के छात्रों से भी मिलेंगे। यही नहीं, वे तारानगर और गोपीचक भी जाएंगे। जो बांग्लादेश के हालात हैं, उसी तरह के हालात संथालपरगना में होने वाले हैं, उसी तरह के देश में होने वाले हैं। जिस तरह से मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और हमारे यहाँ संथालपरगना के सभी जिले, चाहे वो पाकुड़ हो, साहबगंज हो, गोड्डा हो, देवघर हो, दुमका हो, जामताड़ा हो, इन सबों की डेमोग्राफी जिस तरह से बदली है, जिस तरह से आदिवासियों की संख्या घटी है, 36% से 26% हुई है, यहाँ डिलिमिटेशन नहीं हो पाया है, तो इसके कारण तो मुद्दा उठना है ना। यदि देश कमजोर हो रहा है, विदेशी ताकतें यहाँ आ रही हैं, हमारे सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन को वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण बदल रही है,
तो मुद्दा उठाया मैंने और मुद्दा बड़ा बना है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी लगातार रणनीति बनाने में जुटी है। 13 अगस्त को एक बार फिर दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। 13 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाई है बैठक। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी होंगे शामिल। के जो हमारे प्रभारी है, जो हमारे फिर स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, जो फीडबैक हमें राज्यों से मिला है, मैं समझता हूँ उनके बारे में वो चर्चा करेंगे। इसके पूर्व केसी वेणुगोपाल सर ने भी झारखंड के सारे लोगों से, सीनियर लीडर्स, उन्होंने बातें की हैं। पंचम झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है। इससे पहले छठे विधानसभा का गठन होना है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में न सिर्फ चुनाव आयोग तैयारी में जुटा है, बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी रेस हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर, देवघर से अमरनाथ और रांची से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तैयारियां चरम पर हैं और कयास कई हैं। कोई अक्टूबर की बात कर रहे हैं, कोई दिसंबर की बात कर रहे हैं, किन्हीं का दावा है कि तय समय में ही चुनाव होगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव पहले भी हो सकता है। बहरहाल सब कुछ निर्भर करता है चुनाव आयोग पर, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। तैयारियां मुकम्मल है, पूरी हैं, और दलों की तैयारियों की स्थिति को समझेंगे अपने अतिथियों के साथ। स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आजसू से मनोज सिंह साहब हैं। मनोज जी स्वागत है आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अमर ठाकुर साहब है। कमल ठाकुर जी का स्वागत है कमल जी आपका। और जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हैं। अरुण जी स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं जेएमएम के साथ। निर्वाचन आयोग ने आज तिथि दे दी है, 27 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। अरुण जी, कितनी तैयार है झारखंड सरकार चुनाव को लेकर, कितना तैयार है INDIA गठबंधन चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो निश्चित रूप से चुनाव होना ही है, अभी हो या नियत समय पे हो, पर हमें जहाँ तक लगता है कि चुनाव अपने पूर्व निर्धारित समय पे ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई अभी आपातकाल लागू नहीं हो गया है, ना ऐसा कुछ मामला बन रहा है। आज से आप याद कीजिएगा कि झारखंड में 5वां चुनाव होगा। इससे पहले भी 4 बार चुनाव हुई है। तो यहाँ अगर हरियाणा और महाराष्ट्र और क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर के साथ अगर चुनाव करवाएंगे तो यहाँ बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं। इसी कारण आज तक किसी भी चुनाव आयोग ने नियत समय में ही झारखंड का विधानसभा चुनाव कराया। काहे कि जब महापर्व छठ है, दशहरा है, दुर्गा पूजा है, उसके बाद दीपावली भी है, तो उस दरमियान बिहार और झारखंड में छठ तो महाआस्था का पर्व है। तो इसीलिए कभी भी चुनाव आयोग ने छठ पर्व त्यौहार के दरमियान चुनाव नहीं करवाया। तो हम लोगों को तो पूर्ण विश्वास है कि नियत समय में ही चुनाव होगी, और अगर पहले भी होती है तो हर एक पार्टी चुनाव के लिए तो हमेशा तत्पर रहती है, तैयार रहती है। हम लोग भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं। जो भी हम लोग अपनी सरकार की योजनाओं को तो अब देख ही रहे हैं कि हम लोग की सरकार ही जनता की दरबार में है, तो जन जन की सरकार है, जनता की सेवा में हम लोग तत्पर हैं। हम लोगों के नेता कार्यकर्ता से लेकर माननीय मंत्री, विधायक, माननीय मुख्यमंत्री सब जनता के दरबार में है, और हम लोग जन सेवा में करने को तत्पर अभी भी हैं, और भविष्य में भी हम लोगों को पूरा यकीन है कि मौका मिलेगी तो हम लोग जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे और हमेशा जन सेवा कार्य को करते रहेंगे। चलिए, जनसेवा के कार्य को करते रहेंगे। रुक करते हैं एक बार आजसू से मनोज साहब हमारे साथ हैं। मनोज जी, कितनी तैयार है आजसू चुनाव को लेकर? निश्चित तौर पर दिल्ली से कहीं ना कहीं एक इशारे का इंतजार होगा, सीटों पर सहमति बननी होगी, कई सारी चीजें हैं जिस पर निर्णय अभी बाकी होंगे। ऐसे कि जहाँ तक सीटों के तालमेल की बात है और ये सब सारी चीज़ें जो है, सुप्रीमो पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं, पार्टी के जो हेड होते हैं, कार्यकारिणी के जो लोग होते हैं, आपस में बैठ के तय करेंगे। यहाँ पे चुनाव की जहाँ तक बात है, चुनाव अक्टूबर में हो या चुनाव निर्धारित समय में हो, यह तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी हमारी पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। सारे कार्यकर्ताओं के साथ जो है सभी लोग, हमारी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे कुछ सुप्रीमो हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, और सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि हम चुनाव हमारा अक्टूबर में हो या नवंबर दिसंबर के बीच में हो, जब भी चुनाव आयोग कराता हम लोग तैयार हैं। चुनाव के लिए आजसू भी पूरी तरीके से तैयार है। रुक करते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस से कमल ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। कमल जी, स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक रही, झारखंड स्क्रीनिंग कमेटी की। गिरीश जी और पूनम पासवान जी वहां मौजूद थी। क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या प्रक्रिया अब होगी आगे की?
और चुनाव को लेकर कितनी तैयार है प्रदेश कमेटी और पूरा कांग्रेस? देखिए, चुनाव तय समय पर हो या आज हो, पार्टियां तो चुनाव में लगातार लगी रहती है, जनसेवा में है। तो जो बैठक हो रही है, आप जान लीजिए, कल ही हम लोगों ने ये तय किया है कि 28 अगस्त तक जितने जिला अध्यक्ष हैं उनके पास जिनको चुनाव लड़ना है, सूची मांगी आप, वो अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से पूरी तरह तैयार हैं। और आप देख भी रहे हैं कि हमारे प्रभारी यहाँ के बैठक करके अभी कल ही गए हैं, और कल 13 तारीख को दिल्ली में भी एक बैठक, बड़ी बैठक बुलाई गई है चुनाव के ही विषय पर। तो मुझे लगता है कि चुनाव आज हो चाहे तय समय पर हो, पार्टी एकदम तैयार है और निश्चित जीत की तरफ है। चुनाव कभी भी हो, कांग्रेस तैयार है, निश्चित जीत की तरफ है। रुख करते हैं प्रतुल शाहदेव जी का। प्रतुल जी, आपके चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी तो इतनी दफा झारखंड आ चुके हैं कि 1-2 महीने पहले से चुनावी माहौल बना दिया है उन लोगों ने। 16 अगस्त को फिर हेमंत बिस्वा शर्मा आ रहे हैं और इस बार मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक रखी गई है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, प्रदेश कार्यालय में बायोडाटा जिस तादाद में जमा हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को नाम भेजने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और ट्रक से रद्दी से कागज भेजने पड़ेंगे। प्रतुल जी, नहीं, उन्हें रद्दी का कागज नहीं करें, वो सारे कार्यकर्ताओं की आकांक्षा है जो उन्होंने अपने सबमिट किए प्रदेश कार्यालय में। अभिषेक, हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बीजेपी के बारे में तो कहा भी जाता है कि वो जन समस्याओं को लेकर मुखर रहती है, इसलिए 24/7/365 हम इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। और जहाँ तक हमारे चुनाव सह प्रभारी माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी की बात है, तो उस दिन तो 5-100 तो सिर्फ मंडल अध्यक्ष रहेंगे, प्रदेश के जितने जो पदाधिकारी हैं वो भी रहेंगे, विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, तमाम लीडरशिप रहेगी। करीब 700-800 लोगों की वो बड़ी बैठक है। शंखनाद होगा साहब एक तरीके से चुनाव का, ये मंडल स्तर तक। ये बैठक का इसलिए महत्व बहुत है अभिषेक, क्योंकि अब एकदम मंडल जो हमारी लास्ट इकाई होती है, ऐसे तो लास्ट इकाई बूथ हुआ, बूथ अध्यक्ष हुआ या फिर शक्ति केंद्र संयोजक हुआ, पन्ना प्रमुख हुआ, लेकिन एक जो हमारी परंपरा चली आ रही है, मंडल अध्यक्ष होता है। तो मंडल अध्यक्षों को भी इसमें शुमार किया गया है। तो सीधे मंडल तक वो क्लियर कट मैसेज देकर जाएंगे। और अभी तक जो सूचना मिली है, शिवराज सिंह चौहान जी के भी आने की सूचना, हालांकि अभी तक वो पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के भी आने की सूचना है, और सब तरह के मैंने कहा ना कि ये अभी अनकन्फर्म्ड है, तो आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, लेकिन वो बड़ी बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, संगठन मंत्री जी रहेंगे, तमाम बड़े नेता रहेंगे और कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे कि कैसे अब अगले चुनाव में हमें बड़ी जीत हासिल करनी है। और इस सरकार का 5 वर्षों का जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच रहा, उसको जनता के सामने हम लेकर जाएंगे, एक्सपोज करेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे। और जो हमारे यहाँ एक और जो अभी डिस्कशन का विषय है, वो आजसू के साथ, जदयू के साथ, लोजपा के साथ, रामविलास कुर्ट, या फिर हम कहें तो जो एनसीपी के साथ, तो उस पर भी लगातार बैकडोर से मंथन चल रहा है। तो यकीन मानिए जो तय समय में कभी भी चुनाव आयोग कराए, 5 जनवरी तक इस विधानसभा का टेन्योर है और संविधान में दी गई शक्तियां ऐसी हैं कि चुनाव आयोग कहीं भी चाहे, तो अभिषेक आप भी जानते हैं, 6 महीने पहले तक चुनाव करा सकता है। तो चुनाव जब भी करा ले, हम तैयार है साहब। अक्टूबर में कराए, नवंबर में कराए, दिसंबर में कराए, बीजेपी हमेशा तैयार है और हम लोगों ने उसी हिसाब से तैयारियां की। अब ये चुनाव आयोग का कॉल है कि वो कब चुनाव कराती है। जी, वन नेशन वन इलेक्शन की राह पर चल रहा है देश। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 3 राज्यों का चुनाव या 4 राज्यों का चुनाव इस बार एक साथ संपन्न हो जाए। शुरुआत प्रतुल जी, एक जब चुनाव को लेकर बात चल रही है तो आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरी 2 चुनाव जो हुए, विधानसभा चुनाव 2019 में 28 रिजर्व सीटों में सिर्फ 2 सीटें आपके हाथ लगी, और वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो 5 रिजर्व सीटें, एसटी रिजर्व सीटें आप लोगों ने गंवा दी। क्या कारण मानते हैं आदिवासियों के बीच इस तरीके से पैठ का उखड़ने का? देखिए, ये मैं स्वीकार करता हूं कि हम आदिवासी सीटों पर हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है और ये लगातार प्रयास हो भी रहा है, मेहनत हम कर भी रहे हैं। पिछली बार आपने ठीक कहा, 2019 में हम 28 में से 26 सीटों पर पिछड़ गए थे, लेकिन उससे कुछ ही 4-5 महीने पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें दिशुम गुरु शिबू सोरेन दुमका से हार गए थे चुनाव। 2019 की बात कर रहे हैं, तो परिस्थितियां बदलती हैं। इस बार भी हम 5 सीट पर पिछड़ गए। 1 सीट हालांकि दुमका क्लिफ हैंगर था अभिषेक, लास्ट राउंड तक पता नहीं चल रहा था कौन जीतेगा, 22,000 से अंततः वो सीट हम हार गए। लेकिन उस समय भी अगर आप बात करेंगे 2019 के चुनाव की, तो हमें 50 लाख वोट आए थे, आजसू को 7 लाख वोट आए थे। हम साथ मिलकर नहीं लड़े थे, खामियाजा हम दोनों को भुगतना पड़ा और सिर्फ 52 लाख वोट लाकर महागठबंधन जो है वो सत्ता पर काबिज हो गया। तो सत्ता पर काबिज होने के पीछे कोई लहर नहीं था अभिषेक, वो सिर्फ इनका हमारा जो वोटों का बिखराव था वो सबसे बड़ा कारण बना। और आपने बिल्कुल सही कहा, इस बार हम लोगों ने भी टारगेट किया है कि 28 में से कम
16-17 सीटों पर हम जीत हासिल करें। इसके लिए हमारे लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सब बड़े नेताओं के नामों पर मंथन हो रहा है, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बारीकी से चर्चा हो रही है। कौन नेता, इस बार किसी को यह रियायत नहीं दी गई, साहब आपका कॉल है, इस बार पार्टी कॉल करेगी कि कौन कहां से लड़ेगा। तो इस बार हम पूरी ताकत झोंकेंगे इन ट्राइबल सीट्स पर भी, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आदिवासी मूलवासी जनता ठगी गई है पिछले 5 वर्ष में, आदिवासी मूलवासी की सरकार होने का दावा था साहब, लेकिन यह तो सिर्फ सोरेन परिवार की सरकार होकर रह गई। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार हम बेहतर करेंगे। जी, ठगी जाती तो फिर लोकसभा चुनाव में भी आप क्यों नकार दिए जाते 5 लोकसभा सीटों लेकिन पर? लोकसभा पांचों में स्टेट अगर आप विश्लेषण करेंगे विधानसभा वार सीटों की, चलिए, आता तो हम 52 सीटों पर आ गए थे, और ये सर ये कैलकुलेशन है, लेकिन चुनाव परिणाम लेकिन तो ये कुछ और कहते हैं। एक्चुअली द विनर टेक्स इट ऑल, अभिषेक, द लूजर हैज टू बिल्कुल, फॉल। बिल्कुल, तो the winner 52 पर takes हम आ गए थे, 27 पर ये। अरुण वर्मा जी का रुख करता है। अरुण वर्मा जी, सीधी सी बात है कि एसटी रिजर्व सीटों में कहा जाता है कि सिंबल का खेल होता है, नाम भी नहीं जानते लोग और तीर धनुष को वोट गिरता है, तीर धनुष को वोट दिया जाता है। सिंबल पर खतरा तो नहीं मंडरा रहा जेएमएम के? नहीं, सिंबल पे क्या खतरा मंडराएगा, जानकारियां ले लीजिए। सिंबल को टारगेट तो नहीं किया जा रहा कहीं से, आपके सिंबल सुरक्षित तो है। और ऐसा सिंबल में क्या जादू है तीर धनुष में कि एसटी रिजर्व सीटों पर पांव जमाने के लिए किसी भी दल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, देखिए वैसी बात नहीं है। देखिए बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की सरकार झारखंड में आई तो आपने देखा कि पत्थलगड़ी का मामला आया। रघुवर दास की सरकार में तो इन लोगों ने आदिवासी बहुल सीटों से भी जीत बीजेपी को मिली थी बहुत अच्छी संख्या में। तो काम अगर नहीं करेंगे तो आप नकार दिए जाएंगे। इन लोगों ने काम नहीं किया, सिर्फ जनता को ठगने का काम किया। आप देख लीजिए, पत्थलगड़ी आदिवासी रीति रिवाज विधि विधान पूजा पद्धति तो सब अलग है। पत्थलगड़ी के नाम पे देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। प्रभात खबर के संपादक हुआ करते थे, नाम नहीं लेना चाहते, उनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा कर दिए। तो आप बताइए, देशद्रोह, हम लोगों की सरकार आई, हम लोगों ने उन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हटाया। अब आप देखिए इनकी सरकार आती है तो एक इनकी नेत्री थी सीमा पात्रा, याद कीजिएगा, वो आदिवासी महिला को अपना घर में नौकरानी के तौर पे रखी हुई थी, सुनीता खाका शायद नाम था उनका। उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार बीजेपी की नेत्री ने किया, उनके मार के दांत तोड़ दिया, रड से मारा, छड़ से मारा, और मल मूत्र को जीभ से साफ करवाती थी बीजेपी नेत्री। तो आदिवासी के प्रति रवैया आपने मणिपुर में भी देखा कि वहां सैनिक की पत्नी को नंग करके घुमाया गया, निर्वस्त्र करके घुमाया गया। आपने मध्य प्रदेश में भी देखा बीजेपी शासित राज्य में कि वहां पे आदिवासी के मुंह में बीजेपी के नेता पेशाब कर देते हैं। तो किस मुंह से, किस हक, किस अधिकार से ये लोग वोट मांगने आदिवासी के पास जाएंगे? आदिवासियों के लिए कुछ काम करेंगे तब तो। सिर्फ लंबी लंबी बातें और झूठी आश्वासन। अभी भी आप देख लीजिए, सरना धर्म कोड को इन लोगों ने अटका के रखा हुआ है। सरना धर्म, अगर आदिवासी से इतना मोहब्बत रहता तो सरना धर्म कोड बिल को ये लोग पास करवा देते हैं। आप आदिवासी मूल निवासी की हक की बात करते हैं, ओबीसी पिछड़े का आरक्षण को आप लोगों ने घटा दिया, उसे भी बढ़ाते। तो देखिए, सबका साथ सबका विकास सही मायने में तब होगा जब सही से आप सभी के बारे में सोचेंगे। तो हम लोगों ने सभी के बारे में सोचा। हम लोगों ने देख लीजिए, अभी दाल से लेके हम लोग नमक तक की व्यवस्था कर रहे हैं देने को। 2014 में जब हम लोगों की सरकार थी, हम बार बार बोलते हैं, उस वक्त भी जब हेमंत सोरेन जी 14-15 महीने की सरकार रही तो हम लोगों ने धोती लुंगी साड़ी देने की योजना चालू की। हम लोगों की सरकार हटते ही उस योजना को इन लोगों ने बंद कर दिया। तो गरीब से गरीब लोगों के हित के लिए जो योजना लाते हैं बंद कर देते हैं। बार बार हम एक ही बात बोलते हैं तो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। भाई अरे क्यों नहीं बोलेंगे? बुढ़ापे की लाठी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन होती है, उस पेंशन को बीजेपी के लोगों ने बंद कर दिया। खुद तो जीवन भर पेंशन लेंगे पर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं देंगे। अभी हम लोगों ने वृद्धा पेंशन के बारे में भी, खुद तो जीवन भर पेंशन लेंगे, मतलब पद पे आने के बाद। हाँ, विधायक सांसद एक बार बनेंगे तो जीवन भर पेंशन लेंगे, सब्सिडी लेंगे। विधायक सांसद लेंगे कि नहीं आप लोगों? नहीं, हम लोग लेंगे तो हम लोग तो ले रहे हैं। तो हम लोग सरकारी कर्मचारियों को हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोगों ने लागू किया ना। हम लोग तो ये नहीं है कि खुद खा रहे हैं और दूसरे को भूखे मारने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग तो वही करते हैं कि खुद खाएंगे मलाई और दूसरे को छाछ भी नहीं देंगे। तो ये इन लोगों का काम है, ये इसी तरह से करते हैं। इसीलिए अब देख लीजिए, हम लोग अपने काम पे बल पे जाएंगे। अभी मैया सम्मान योजना चल रही है, उसके पहले हम लोगों ने वृद्धा पेंशन को भी यूनिवर्सल योजनाएं तो सरकार में आप है तो कई योजनाएं की आप सावित्री। एक चीज करेक्शन कर दूं कि जिस मध्य प्रदेश की जिस घटना का आपने जिक्र किया, शिवराज सिंह चौहान जी ने पीड़िता को बुलाकर पैर धोए थे। बाद में पता चला कि वो पीड़ित भी नहीं है, दूसरे आदमी को पैर धोती है। पीड़िता के पैर धोए गए थे, पीड़िता के पैर धोए थे उन्होंने। और मैंने शुरू में ही कहा कि 230 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान को महारथी माना जाता है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों को साधने का महारथी। और इस बार झारखंड की कमान सौंपी गई। मध्य प्रदेश में आप समझ सकते 230 सीटों की विधानसभा है तो रिजर्व सीटों की संख्या क्या होगी। मुझे लगता है 80 के करीब रिजर्व सीटें होंगी। जितनी झारखंड की कुल सीटें हैं उतनी केवल रिजर्व सीटें हैं वहां पर। शायद यही कारण है कि भाजपा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया इस बार
असम की बात कर लीजिए या मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, झारखंड से राजनीति काफी मिलती है। आखिर आप ही लोगों ने आरोप भी लगाया था कि मोदी जी ने खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा के गांव में जाकर विधानसभा के चुनावों को प्रभावित कर दिया था, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के। तो कहीं ना कहीं झारखंड का चुनाव या झारखंड का जो रुझान है वो तीनों राज्यों को प्रभावित करता है, इसीलिए कमान सौंपी गई। अब एक बार आ जाते हैं कमल ठाकुर साहब के पास। कमल ठाकुर साहब, आदिवासी सीटों पर तो भाजपा नकार दी गई, लेकिन आप लोग भी सामान्य सीटों पर नकार दिए गए लोकसभा चुनाव में। कहीं किसी ने नहीं आपको स्वीकारा। एसटी सीटों पर अगर बात करें तो सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की दिखती है, आंसू की दिखती है। कांग्रेस की एसटी सीटों पर 2 सीटें आपने जरूर हासिल की हैं, इस बार कोई दो मत नहीं है। दोनों ही सीटें पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने गंवाई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और जिस तरीके से सामान्य सीटों पर आप नकारे जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामान्य सीटों के वोटर्स जो हैं वो इस राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एकदम अलग होता है। दोनों के मुद्दे भी अलग होते हैं। लोकसभा हमने 5 सीट एसटी सीट जो था निश्चित रूप से जीत हासिल किया, लेकिन अब 2000 पहले जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी बीजेपी 57 सीटों पर आगे थी। क्या हश्र हुआ ये आपके सामने है जी। रही बात प्रभारियों की, तो प्रभारियों में भी अंतर है। दोनों दल के प्रभारी जो आए हैं उनमें अंतर है। हमारे जो प्रभारी हैं उन पर किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं है। आप उनके खिलाफ में एक लाइन नहीं बता सकते हैं कि कोई एलिगेशन उन पर है। लेकिन इनके 2 प्रभारी जो हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बारे में बहुत मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये 2 लोग के बारे में मैं जानता हूं कि ये दोनों पर भ्रष्टाचार का एलिगेशन है। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर व्यापम का और हेमंता पर सिंचाई पानी वाला। तो जब चुनाव में आप जाएंगे तो इन सारी बातों की उठेगी, और जब बात उठती है तो भ्रष्टाचार पर जब बात करने के लिए ये लोग आएंगे तो पहले अपने चेहरे को साफ करना पड़ेगा इन लोगों को। तो चुनाव में जाने से पहले चेहरे को साफ कीजिए। और मुझे लगता है कि जो बीजेपी का कुनबा है उनके चेहरे पर भ्रष्टाचार का कालिक है। लेकिन हम लोगों ने जिस रास्ते को पकड़ के चल रहा है, जो हमारे प्रभारी है, हमारे अध्यक्ष है, या जो उम्मीदवार हम देंगे उन पर किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि चुनाव तो निश्चित रूप से जनता ही लड़ती है, और जनता के मुद्दों पर जितना खरा ये सरकार उतरी है, मुझे नहीं लगता है। आप पता कर लीजिएगा, रघुवर दास के टाइम का एक भी योजना आप नाम बता दीजिए जो धरातल पर हो। वो तो एनडीए को बताना है सर, मुझे तो याद है। नहीं, आपको मेरा देखिए, आपका सवाल उन्हीं से है। हाँ, मैं तो अब लोकसभा में बैठेगा आदमी तो अध्यक्ष को ही बात बोलेगा ना जी। आप हमारे यहाँ पर अध्यक्ष हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। आप लोग अतिथि हैं अभी, एकदम बिल्कुल ठीक बात है। हमें बस आपकी बात जनता तक पहुंचानी है। तो जनता के विषय पर जितनी सरकार ये चल रही है, जो मुद्दे थे उनको मैंने पूरा करने का, मैं ये भी मानने के लिए तैयार रहता हूं अगर 100% कोई भी सरकार काम नहीं कर पाती है, लेकिन ये जरूर है कि हेमंत की सरकार ने इस राज्य को तरक्की के रास्ते पर तो ला दिया है। अब रही बात चुनाव की, तो आप देख लीजिए इतनी सारी योजनाओं का धरातल पर आना, चुनाव में तो योजना पर ही बात होती है ना। जनता क्या देखती है कि आपने मेरे लिए क्या किया है, उस हिसाब से वो वोट करती है जी। तो जनता के सवालों पर तो मुझे लगता है कि ये सरकार खरा उतरी है। रही बात विपक्ष का, तो आप तो सोने के चम्मच से भी उनको खिलाइएगा तो खाना उन्हें बेहतर नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें तो विपक्ष में है तो केवल विरोध की राजनीति करनी है। चलिए, आजसू से मनोज सिंह साहब हमारे साथ है। मनोज सिंह साहब, भ्रष्टाचार के मुद्दे को विपक्ष भाजपा ने अपना अस्त्र बनाया है। आपने लोकसभा चुनाव भी आप लोगों ने इसी बलबूते लड़ा, इसी दम पर लड़ा। कितना कारगर उतरता दिख रहा है धरातल पर भ्रष्टाचार का मुद्दा? क्या आम जनता के बीच लेकर जा पा रहे हैं आप लोग? एनडीए लेकर जा पा रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे को? क्योंकि जो दिखाई दे रहा है, वोटों के जो परसेंटेज दिखाई देते हैं या जो परिणाम जो सामने आ रहा है, वो तो लगता है कि कहीं ना कहीं योजनाओं के और विकास की जो गाथा कांग्रेस और जेएमएम गाती है,
कहीं ना कहीं जनता उसी से हिप्नोटाइज हो रही है, उसी से प्रभावित हो रही है। अभिषेक जी, मैं समझता हूं कि झारखंड जब से बना है तब से लेकर ये सबसे भ्रष्ट और सबसे निकम्मी सरकार जो भी वर्तमान सरकार चल रही है। अब आपको मैं एक एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार उदाहरण देता हूं। बहुत व्यवहारिक उदाहरण है, कोई सैद्धांतिक उदाहरण नहीं है। यह राज्य 5 सालों तक बालू के लिए तरसता रहा, बालू ब्लैक होता रहा और संपोषित माफियाओं के द्वारा बालू हम लोग भी काम करते हैं, जब चाहते हैं तब मिल जाता है, लेकिन 4 गुने ज्यादा दाम पर। इस राज्य की जनता बालू के दंश को जो है 5 सालों तक झेली है। ये पैसा कहाँ जाता है, जो एक्स्ट्रा पैसा है? ये पैसा जाता है वही तब्बू सिंह के तबेले में जी। तब्बू सिंह का तबेला बना के रखा हुआ है। ये तो जनता पूछेगी ना, ये तब्बू सिंह का कौन सा तबेला है कि बालू हर जगह उपलब्ध है लेकिन कानूनी तौर पर उपलब्ध नहीं है, सही दाम पर उपलब्ध नहीं है, गरीबों के लिए उपलब्ध नहीं है। आज ये बालू जो बांटने का नौटंकी कर रहे हैं, यह नौटंकी इन्होंने आदिवासियों के साथ भी किया है। ये बहुत गंभीर मामला है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कांग्रेस इस पूरे झारखंड राज्य में कांग्रेस के ज्यादातर वोटर हैं ईसाई वर्ग से, जो लोग आते हैं वो आप भी जानते हैं इस बात को। हम लोग संथाल परगना से आते हैं। संथाल परगना में विकास की कोई भी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी हैं। वो केवल शिबू सोरेन जी के नाम पर ये जो है वोट उनको मिलता रहा है। तीर झनुक, अबुआ छाप, आसार छाप। तो अबुआ छाप और आसार छाप को इन लोगों ने कहीं भी इस रूप में नहीं लाया कि आदिवासी आगे बढ़ जाए। आप देख लीजिए, हेमंत सोरेन जी के आसपास जितने भी चौकड़ी थी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जो इस राज्य को परोक्ष रूप से चला रही थी, कहीं पीपी चला रहे थे, कहीं सीपी, कहीं संटू, कहीं मिंटू, कहीं पिंटू, लेकिन एक भी आदिवासी उनके आवास से लेकर आवास के बाहर तक उस घेरे में नहीं था। ये आदिवासियों के हितों की बात करने वाले लोग हैं। ये राज्य जो है पूरे भारत में सबसे ज्यादा यहाँ से श्रमिक और वो भी आदिवासी श्रमिक बाहर जाते हैं, उसको देखने वाला नहीं है। औरतें जाकर के दूसरों के घरों में जाकर चूल्हा बर्तन मांज रही हैं। कहाँ है इनकी सरकार, कहाँ वो जमीन पर पहुंची है? आप मैया योजना ला रहे हैं, कल ढैया योजना लाइएगा। आप इस तरीके से 11th आवर में जब चुनाव आने का है तो आप नई नई योजनाएं और राज्य का खजाना, आपको पता है ये मैया योजना अगर लागू हो गई तो ये राज्य का खजाना जो है 1 साल में खत्म हो जाएगा, किसी को नहीं दे पाएंगे। यही कारण है कि उसका वेबसाइट क्रैश कर दिया गया और अब बोला गया कि अब ले जाके वीडियो के यहाँ जमा कीजिए। वीडियो साहब के यहाँ इसके पहले तमाम तरह की योजनाओं की लिस्ट पड़ी हुई है और वो बांध करके आकर के जेएमएम के कार्यालय में फेंका जाएगी। सरकार चुनाव में चली जाएगी। चूंकि इनको जाना है, इसलिए अंतिम समय में ये ताश की पत्ती की तरह इक्का निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा है। लोक लुभावन वादे, लोक लुभावन नहीं है, लोक लुभावन नहीं कहा जाएगा अभिषेक जी। ये जनता को मूर्ख बनाने की योजनाएं हैं, ये जनता को धूर्तता की है। ये तो आप लोग कह सकते हैं। और एक बात मैं बताऊं, आप आरोप लगा सकते हैं। आदिवासी हितों की बात करने वाली, अभी तो बड़ा आंकड़ा चल रहा था, आपने भी कहा कि 5 सीटें आप लोग हार गए, आदिवासी की सभी सीटें हार गए, रिजर्व सीटें हार गए। आप उन रिजर्व सीटों में, ये सत्यता है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, रिजर्व सीटों के वोटों के आकलन को भी देखिए। तो करते हैं अपने अतिथियों का, चलते हैं मनोज सिंह साहब के पास। मनोज सिंह साहब, कम शब्दों में अब बात पूरी कर लीजिएगा अपनी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। 2 लाइन में हम बात करना चाहते हैं। हाँ बताएं सर। आपने फेसबुक पे 2 दिन पहले देखा होगा, जन्मदिन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपना वीडियो, एक फोटो पोस्ट किया था अपने हाथ पे जो है जेल की मोहर की जी, और पूरे राज्य की जनता ने देखा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से भी पूछना था, अच्छा चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर इस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो पूजा सिंघल और क्या कहते हैं छवि रंजन, पीपी और तमाम लोग जो भ्रष्टाचार के केस में जेल में हैं, जो मुख्यमंत्री के शासनकाल में ही हुआ भ्रष्टाचार, और वो क्या दिखाना चाहते हैं? वो एक शहादत के तौर पर और एक कुर्बानी के तौर पर अपने हाथ का फोटो खींच कर इस राज्य में जनता को, वो जो है आदिवासियों के बीच में एक नरेशन ले जाना चाहते हैं, सहानुभूति बटोरना चाहते हैं और अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने आप को, जबकि राज्य का साधारण से साधारण जनता, अभिषेक जी, ये कह सकती है कि भ्रष्टाचार ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, बालू में, पत्थर में, कोयला में एकदम नंगे तौर पर पूरे राज्य में रहा। तो विपक्ष ने क्या किया सर? विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। कहां आवाज उठाया? आवाज तो हम लोग आपने ईडी और कोर्ट के मुद्दों को विपक्ष ने कैच कर लिया। नहीं, मैंने सड़कों पे आवाज उठाई है इसको लेकर। मैं थोड़ा सा असहमत हूं आपकी इस बात से
कि आ रहा हूं प्रतुल जी, पत्थर के पत्थर गायब हो गए, अवैध खनन का आरोप लगाते हैं आप कि अवैध खनन हुआ, पंकज मिश्रा जेल में, ईडी ने जेल भेजा है साहब, आपने जेल नहीं भेजा, बीजेपी ने जेल नहीं भेजा। अगर भूमि पर कब्जा हो रहा था, विपक्ष कहां थी? अगर पत्थर के पत्थर, पहाड़ के पहाड़ गायब हो रहे थे, अपने हाथ में अपने परिवार के नाम से, अपने नाम से लीज ले रहे थे, विपक्ष कहां थी? क्या हमाम में सभी एक ही हैं? सभी को एक ही काम करना है, इसलिए सब एक दूसरे को लिबर्टी देते चलते हैं, और जब जांच एजेंसियां इंटरफेयर करती हैं तो आप लोगों ने कैच कर लिया मामले को कि ये तो मुद्दा बन गया था। प्रतुल जी देखिए, जितने भी मामले हैं सबको हम लोगों ने मुखरता से उठाया है। साहिबगंज जिले में जो पत्थर की बात कर रहे हैं आप, हम लोगों ने बिल्कुल मुखरता से उठाया था। और दूसरी बात, अभी जो अपने माइनिंग लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए कहा, तो हाँ, तो वो तो सबसे पहले आवाज रघुवर दास जी जो राज्यपाल है उड़ीसा के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे दस्तावेज पेश किए थे। अभिषेक, एक क्विक रियलिटी चेक, आपको अखबार की मैं कोई प्रति नहीं दिखा रहा हूँ, ये सरकार का एक ऐड का प्रारूप था जो 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में सब्सिडी का था। ये जानते हैं इसका लॉन्च डेट कौन सा था? 26 जनवरी 2022 पेट्रोल सब्सिडी योजना लागू होगी। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इस योजना को इतना टेक्निकल बना दिया गया कि सरकार ने अघोषित रूप से इस योजना को बंद कर दिया। ना तो बजट में प्रावधान होता है, ना सप्लीमेंट्री बजट में प्रावधान होता है। अभी मैं सुन रहा था मैया योजना की बात। देखिए, मैया योजना के बारे में अक्सर ये चर्चाएं होती थी कि इसका फंड कहां से आएगा। आज माननीय वित्त मंत्री जी ने एक प्रमुख अखबार को जो इंटरव्यू दिया, उसमें बड़ी अच्छी बातें कुछ बताई कि मैया योजना जो 25 से 49 वर्ष की बहनों और माताओं के लिए शुरू की गई है, इस साल वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए खर्च होने के लिए संभावना है। नहीं सुने ना, तो मैं बताऊं वो कहां से दे रहे बता रहे हैं। राज्य आकस्मिकता निधि से पैसे का प्रावधान किया गया, इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं साहब, इमरजेंसी फंड से वो दे रहे हैं। पर कितना पैसा इस वित्तीय वर्ष में? 1000 करोड़ रुपया। यही इस योजना की असलियत है अभिषेक। आप 50 लाख महिलाओं को टारगेट करें 1000 रुपया महीना देने की इस वित्तीय वर्ष में। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी तो लंबा समय 6, 7, 8 महीने हैं। 50 लाख को 1000 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक महीने में 500 करोड़ का खर्च आता है। और वित्त मंत्री जी कह रहे सिर्फ हमने इस वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। साहब तो कहीं ना कहीं वो भी मान रहे हैं कि या तो उनकी सरकार जाने वाली है या सिर्फ चुनाव का लॉलीपॉप है। तक मान रहे हैं, चुनाव तक 2 महीने का तो देंगे। नहीं, 2 महीने का क्यों? वित्तीय वर्ष में कहा उन्होंने, तो चुनाव के बाद नहीं, वित्तीय वर्ष में आकस्मिक निधि से प्रावधान। वो चाहे तो सरकार, देखिए ऑनगोइंग योजना पे रोक नहीं लगती अभिषेक। अगर सरकार चाहती ना, जो पूर्व से चल रही योजना उन पे रोक नहीं लगती, तो ये योजना पे रोक क्यों लगेगी? लेकिन सरकार की मंशा ही है सिर्फ 2 महीने देने की, इसलिए 1000 करोड़ रुपए का फंड का एलोकेशन किया। और एक बड़ी जोर शोर से हम लोगों ने सुना, निःशुल्क बालू मिलेगा गरीबों को। अब देखिए, ये पेट्रोल सब्सिडी योजना पार्ट 2 है। क्या क्या इसका टेक्निकल क्राइटेरिया? संक्षेप में, निःशुल्क बालू लेने के लिए आवेदनकर्ता को सबसे पहले पोर्टल पर यूजर आईडी का बनाना होगा। उसके बाद www.jsmdc.in पर जाना होगा। दाहिनी ओर साइन बुकिंग का ऑप्शन है, क्लिक करके रजिस्टर फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मांगे जाने वाली तमाम सूचनाओं को अनिवार्य रूप से भरने के बाद आपका पासवर्ड जारी होगा। मोबाइल नंबर, पासवर्ड, लॉग इन कीजिए, उसके बाद रसीद जनरेट होगा। लेकिन अब इसका कैच देखिए, इतना टेक्निकल इन्होंने बना दिया गरीबों के लिए। अब इसमें क्या है, बालू परिवहन के लिए वाहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। और आपको भी पता है कि बालू परिवहन में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक बड़ा उसका भी रोल होता है, उसका भी बहुत पैसा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये मुफ्त कहां दे रहे साहब, ये तो गाड़ी का इन्होंने कर दिया। और मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, होमगार्ड, बस मैं 1 मिनट में रैप अप कर रहा हूँ अभिषेक। इन्होंने कहा होमगार्ड का मानदेय हम लोगों ने 1000 रुपए कर दिया, डबल कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसकी रियलिटी जानते हैं, ये पंचायत सचिव अभ्यर्थी पार्ट 2 है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की जब नियुक्ति हो गई थी तो सरकार ने पूरे पन्ने का विज्ञापन निकाला था और कहा था हमने जो वादा किया कर दिया। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति हो गई, 4000 3000 पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी। और रियलिटी क्या था, सरकार ने इनकी नियुक्ति का सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट पिटीशन के बाद हुआ था। होमगार्ड का जो अधिसूचना इन्होंने जारी किया है 4596 10/8/2024, उसमें स्पष्ट वर्णित है कि WPS केस नंबर 582/2017 अजय प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में गृह रक्षकों को पुलिस कर्मियों के समक्ष दैनिक कर्म पारिश्रमिक देने जाने के आदेश के आलोक में यह निर्णय। यानी आप सोच सकते हैं कि होमगार्ड को भी जो निर्णय दिया, जिसके लिए ये सरकार अपना पीठ ठोक रही है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हुआ, जहां सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था पग पग पर होमगार्ड का। चलिए, फाइनल फाइनल आज हेमंत सोरेन जी का 1 घंटे पहले का ट्वीट, जो उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना के लिए माफी मांगा उन्होंने कहा कि ये योजना फरवरी से लागू करना चाहते थे, पर विपक्ष के झूठे साजिशों को नाकाम करने में समय लगा, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यानी फरवरी के बाद जो 5 महीने का समय था जिसमें माननीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, उसको हेमंत सोरेन जी ने गौन कर दिया। वो नो गवर्नेंस वाली सरकार थी, वो सरकार में कोई गवर्नेंस नहीं था, वो सरकार जो सरकार की नीतियां थी, जो पार्टी की नीतियां थी, उनको क्या इंप्लीमेंट नहीं करी थी। ये सरकार की रियलिटी चेक है अभिषेक, मैंने आपको दिखा दिया कि सरकार की योजना है और इनका एक्सपोजर क्या असलियत। एक लाइन में अभिषेक, एक लाइन में आपने जो क्वेश्चन किया था उसका एक लाइन में जवाब बोले। भारतीय जनता पार्टी का एक जो कार्यकर्ता था शंभुनाथ भगत, यही शंभुनाथ भगत को टेंडर लेने में माननीय जो है मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा ने धमकाया, और वो डरा नहीं, उसके घर पुलिस भेजी गई, यही डीएसपी जाकर के उसको रातों रात पकड़ के मारा गया, और उसी केस में ईडी जब अपने टेक ओवर की है तब जाके ये 1000 करोड़ का विपक्ष की बात की। विपक्ष तो कौन है? भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण सा कार्यकर्ता, सरकार के सामने डरा नहीं, मंत्री के सामने डरा नहीं थे, मुख्यमंत्री अभिषेक अभी तक रघुवर दास को डिनाई कर रहे थे, डिनाई नहीं कर रहे हैं, रघुवर दास ने पीसी करके एक्सपोज किया था माइनिंग, बिल्कुल किया था रघुवर दास ने, बिल्कुल किया था, प्रश्न कर दिया, व्यक्तिगत किया था, हेमंत सोरेन ने व्यक्तिगत किया था। चलिए एक बार कमल ठाकुर साहब आपने हाथ उठाया था, पर आप हाथ भी उठा लीजिएगा और यह भी बता दीजिएगा कि पिछली बार सुरक्षा का वास्ता देकर आप लोगों ने हिमंता बिस्वा शर्मा साहब को गोपीनाथपुर जाने से रोक दिया था। कल निशिकांत दुबे वहां जाने वाले हैं, रोकेंगे या वो जा पाएंगे? देखिए, यदि आप सही नियत से कहीं जाते हैं तो आपको पूरे देश में कहीं जाने से कोई नहीं नियत कैसे स्कैन? नियत है स्कैन, नियत है सर, उसके बैकग्राउंड में जाइए, उनकी नियत क्या है। आप जब जनता के लिए कहीं जाते हैं तो आपके लिए रोक नहीं है, लेकिन जब जनता को लड़ाने जब जाते हैं तो उस पर तो सरकार संज्ञान लेगी। रही बात मनोज जी ने कहा भ्रष्टाचार, तो विष्णु अग्रवाल पर भी कुछ बात इनको कर देना चाहिए था। सोचकर बोलिए सर, कौन किसका चाहता है बताना बड़ा मुश्किल है। विष्णु अग्रवाल का फोटो सेशन वित्त मंत्री, देश के वित्त मंत्री के साथ, झारखंड के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ था, चंपई सोरेन जी के साथ। तो आप पहले ये तय कर लीजिए कि भ्रष्टाचार में आपकी नीति क्या है। आप एक तरफ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई बड़े नेता विष्णु अग्रवाल से परिचित नहीं है। अरे परिचय, आप एक बात समझे, सार्वजनिक जीवन में सबका सबसे परिचय होता है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता। पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए प्रतुल जी। लेकिन वित्त मंत्री के साथ जो ईडी जिसके अधीन में है, आप उसके साथ उनका फोटो सेशन कराते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा है? तो आप भ्रष्टाचार पर तो ना ही बोले, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपके 2 प्रभारी भ्रष्टाचारी हैं। ये बात जो है मैं नहीं कर रहा हूं, आप इस पर जितना बोलना है बोल लीजिएगा। क्या व्यापम घोटाले में 38 जो गवाह थे, 38 गवाह जो थे, भ्रष्टाचारी कहा है? नहीं भ्रष्टाचारी कहा, मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है। आप सुन लीजिए, उसके बाद बोलते रहिएगा। 38 गवाह में से कितने लोग की हत्या हो गई ये जग जाहिर है। हेमंता को हमने भ्रष्टाचारी कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा को मैंने नहीं कहा भ्रष्टाचारी। इनके वर्तमान जो गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री, उन्होंने संसद में ये बात कहा था कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, और आप भ्रष्टाचार पर भाषण दीजिएगा बैठ के चैनल में, तो तय तो आपको भी करना है कि आखिर भ्रष्टाचारी पर आपकी नीति क्या है। और प्रतुल जी, अरुण जी के बाद आता हूं। ऐसे आपको एक बात बता दूं कमल साहब, विष्णु अग्रवाल जी के साथ एक और लड़का था कमलेश, उसकी भी तस्वीरें वायरल हुई थी वित्त मंत्री सीतारमण के साथ, निर्मला सीतारमण जी के साथ, और वो कार्यक्रम चैंबर का निजी कार्यक्रम था जिसमें चैंबर ने निमंत्रण दिया था वित्त मंत्री को। कमलेश के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है। कमलेश अभी सलाखों के पीछे है, रिमांड पर है, पूछताछ चल रही है जमीन पर कब्जे के मामले में। तो ये सार्वजनिक जीवन है, और फोटो में किसी के भी साथ हो सकती है। सर, आप लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, हम लोग भी सार्वजनिक जीवन में, तस्वीरें किसी के साथ कभी भी वायरल हो सकती हैं। तो तस्वीरों को लेकर आप
राज्य के एक अरे नामचिन व्यवसायी के बारे आप में एक बात समझ लीजिए। विष्णु अग्रवाल सर को उग्रवादी नहीं, नहीं, अभिषेक जी, अभिषेक जी, एक अगर नहीं, नहीं, आप एक बात समझ लीजिए। पहले मुझे एक बात बताइए कि विष्णु अग्रवाल कौन है? नहीं, क्या विष्णु अग्रवाल राज्य के उग्रवादी है, अपराधी है? विष्णु अग्रवाल एक क्या नामचिन ईडी व्यवसायी- जिसके है अपराध तो हेमंत सोरेन साहब के आप पीछे एक बात समझ लीजिए। अब तो हेमंत नहीं, सोरेन नहीं, साहब के पीछे राहुल गांधी सोनिया केरला जी, राहुल जी में बेल पर है। नहीं, राहुल गांधी केरला में एक आदमी के साथ बैठ जाते हैं, फोटो लेके इनके जो फोटो सेशन करने वाले लोग हैं नेशनल हेराल्ड केस में घूमते चलते हैं। सोनिया और राहुल भी और बेल पर आप हैं। जब सवाल आप उठाएंगे समझ तो रहे उस हैं, पर आप बात समझ रहे होगा। हैं। मेरी बात को आप लोग समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट अगर आरोपी और अरे कोर्ट तो अपराधी हेमंत में सोरेन फर्क होता है। को हेमंत सोरेन को कोर्ट तो लिख के दिया है, जग जाहिर है। आप ही तो कहते हैं ना कि सीएम हेमंत सोरेन को निर्दोष जेल भेजा गया, ये आप ही कहते नहीं, हैं। तो मैं तो कह रहा हूं नहीं, कि कोर्ट ने राहुल दो तरीके के नहीं, जवाब आप एक दिए। बात बताइए। हाँ। राहुल आप हेमंत सोरेन साहब के साथ वो मानते हैं, लेकिन आप भाजपा के अरे नेताओं तो के साथ ईडी वो नहीं मानते या दूसरे व्यवसायियों के साथ नहीं, नहीं नहीं, मानते। आप एक बात समझ, जिसके अधीन में ईडी है आप उनके साथ उन लोगों को बैठा देते हैं जिस पर सर, तो भ्रष्टाचार का केस आज है। अगर निर्मला सीतारमण आएंगी तो क्या सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी तस्वीरें नहीं वायरल होंगी? सीएम साहब की तस्वीर नहीं, प्रधानमंत्री अच्छा, एक नरेंद्र बात मोदी के बताइए, साथ भी वायरल हुई। प्रोटोकॉल में है क्या वो? वेरी गुड नहीं, नहीं, वो सर, प्रोटोकॉल चैम्बर में का है क्या? कार्यक्रम था सर, वो नहीं, नहीं, चैम्बर वो का विष्णु निजी अग्रवाल कार्यक्रम। प्रोटोकॉल में अब है। ये तो आप लोगों को पता करना है कि विष्णु अग्रवाल कहां पे स्टैंड करते नहीं, हैं। नहीं, अरुण वर्मा साहब, नहीं, नहीं, आप भ्रष्टाचार भटक पर रहे जब हैं, बात थोड़ा कीजिएगा भटक तो रहे उनका हैं। भी नाम लेना होगा। अब आप तो अभी तो भ्रष्टाचार चुनाव के रन में आइए। सर आ जाने दीजिए। अरुण वर्मा साहब, कई तरीके के कयास लगाए जाते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर। जिस तरीके से भाजपा आक्रामक है, क्या लगता है कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ है या नहीं है? अरुण वर्मा साहब, आपकी पार्टी को क्या जानकारी है? देखिए, घुसपैठ में हम बोलेंगे, पर पहले जो प्रफुल्ल सहदेव जी यहाँ बैठ के अफवाह जो फैला रहे हैं, लोग अफवाह फैलाने में मास्टर है। देखिए, पेट्रोल व्यक्तिगत सब्सिडी टिप्पणी ले। नहीं, पेट्रोल सब्सिडी के बारे में बोल, आपकी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं आप। पेट्रोल सब्सिडी के बारे में बोल रहे थे। क्या इन लोगों ने उस वक्त अफवाह फैला दिया कि जिनका भी मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, स्कूटी है, अगर आप लोग सब्सिडी लेंगे तो आप लोग का राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। ये गरीब आदमी की योजना है। देखिए, इस तरह से अफवाह फैला दिए तो जो लाभुक थे वो डर गए। कुछ भी डरने के बाद उन लोगों ने इस योजना से दूर से ही प्रणाम कर लिया। कुछ भी नहीं हम बोलते हैं। किसने कहा? आप लोग अरे बोलने दीजिए, बीच में क्यों बोलने दीजिए हमको। आप बोल रहे तो सुन रहे सवाल मुझे नहीं, अरुण वर्मा जी, जी अरुण वर्मा जी, एक सवाल जरूर बनता है कि ये जो बातें आपने कही कि इन्होंने बरगला दिया, बीजेपी ने बरगला दिया या अफवाह फैला दिया, इसका कोई प्रमाण सर हो सकता है? प्रमाणित किए? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे प्रमाण कीजिएगा? प्रमाणित भी ने करेंगे। कोई रिपोर्ट दी है आपको? प्रमाणिक भी हम कर देंगे, निश्चिंत रहिए उसके लिए। आज बोल रहे हैं, अब जिस दिन अब नेक्स्ट डे आएंगे हम प्रमाणित करके बताएंगे कि इनके कौन नेता किसको क्या बोल रहे थे। अभी चलिए, अच्छा, प्रतुल जी उनको ठीक है, बोलने दीजिए। बोले, अब हेमंत सोरेन जी के बारे में बार बार बोलते हैं, चल जाते हैं पत्थर लीज खनन 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 खनन। अरे भैया, खनन का कोनो डिप्टी सीएम बनने से पहले ना खनन का वो उनके पास लीज था। उस लीज को रिन्यूअल उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद करवाया, यही ना करवाया। और अगर इतना वो गलत थे तो राजपाल जी कहाँ वो चिट्ठी को निकाल कर रखे हुए अभी तक? खनन घोटाला, खनन लीज, खनन तो ये कहाँ रखे हैं? बीजेपी के लोग कहाँ लिफाफा दबा के रखे हुए? लिफाफा खोलेंगे, इन लोगों के मुंह में काली खुद पुत जाएगी, इसलिए लिफाफा को बंद करके रखे। गवर्नर धमकी देते हैं कि आइटम बम है मेरे पास। अरे गवर्नर की एक मर्यादा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है, वो धमकी दे रहे थे इससे पहले वाले गवर्नर था। अब देखिए, अब जेल के बारे में बोल रहे हैं, जब प्रफुल्ल जी भी बोल रहे हैं, बगल वाले आंसू के साथ ही बोल रहे हैं जेल जेल जेल। भैया अभी हम अगर बोलना चालू करेंगे तो करेंगे तो आप बोलिएगा सब ड्यूटी से है अरुण जी। ये लोग बोले तो आप नहीं बोले सर ड्यूटी से, जेल के बारे में मत बोलिए। कौन बोला जेल के बारे में सर? अभी जेल के बारे बोला, नहीं, कमल जी नहीं, प्रफुल्ल सहदेव जी ने बोला कि जेल में अभी हाथ में दिखा रहे थे, मोहर लगा हुआ था। मनोज जी बोल रहे थे ना, हम बिल्कुल बोल रहे थे, बोल रहे थे ना। नहीं सुनिए, आप बोलने दीजिए, आपके बारे में बोलने दीजिए, जेल का जिक्र बोलने नहीं दीजिए, किया बोल बोल रहा हूं प्रतुल जी, आप मनोज जी ने ये कहा, उन्होंने अपने हाथ में मोहर दिखा बोलने दीजिए हमको, अब हमको बोलने दीजिए। प्रफुल्ल जी क्यों वर्मा जी? मैंने तो कहा ही नहीं, नहीं। बोलने दीजिए हमको, बोलने दीजिए, चलिए, बोलने बोलिए, दीजिए भैया, हमको बोलिए, बोलने जल्दी दीजिए। बोलिए तो जल्दी ही बोल रहे हैं। हाँ। अब हाथ में दिखा दिए तो बड़ा तकलीफ हो गया। अब हम पहले भी बोलते हैं और अभी भी बोलते हैं कि देश के इतिहास में हेमंत सोरेन जी को छोड़ दीजिए, सिविल केस में अगर कोई भी व्यक्ति जेल गया हो तो नाम बता दीजिए उनका। आप कोई भी आम आदमी सिविल केस में जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता, थोड़ा आप लोग निकालिए, नहीं, जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, जिस जमीन का मालिकाना है किसी और के पास है, और जिनके मालिक ने आज तक कंप्लेन नहीं किया कि हमारा जमीन को हेमंत सोरेन जी ने कब्जा कर लिया, किसने कंप्लेन किया, किस आधार पर आप पकड़ के जेल भेज दिए? उसके बाद हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने कोर्ट ने बेल देने से
समय क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि संभावना के आधार पर आप किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं, पहली बात। और फिर सुप्रीम कोर्ट में बेल मिलने के बाद ईडी चली गई। ईडी चले गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी ने घोटाला किया है? तो बोले कि नहीं, जमीन इनका कब्जा में था या कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। तो कोर्ट ने कहा कि जमीन तो ये खरीद बिक्री नहीं हो सकता है जहां तक जानकारी है। तो बोले नहीं, ये कर्मचारी है भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी नहीं, बिल्कुल ऑर्डर दिखाइए। नहीं, और दिखा देंगे, अरे दिखा देंगे, डिस्कशन का पूरा नहीं, बोलने दीजिए हमको, बोलने दीजिए। बोले कि भानु प्रताप जी एक कर्मचारी है, उनके फाइल में जमीन में बोले, देखिए यही है, ये बोलने ही नहीं देते हैं। ये इस तरीका की बोलने दीजिए हमको, बाद में आप बोलिएगा। सुप्रीम कोर्ट की याचिका को खारिज किया और उसके नहीं उसके बाद उसने कहा कि निचले कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो आदेश नहीं, और भी कहा उन्होंने तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए ईडी से पूछा, नहीं ईडी से पूछा कोर्ट ने, कहा नहीं, बिल्कुल हमको बोलने दीजिए पूरी बात। कॉपी मेरे पास नहीं, आपके पास है, आपने पढ़ी है? नहीं, ईडी ने कोर्ट से कहा है कि आप जो बोल रहे हैं, तो किस आधार पर बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि भानु प्रताप जी जो कर्मचारी थे, जमीन में हेर फेर कर सीएमओ का स्टिकर लगा हुआ था, तो बोले कि स्टिकर के आधार पे आपने एक मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी मुझे बांग्लादेशी घुसपैठ पर बता दें। घुसपैठ संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है या नहीं हुई है? कैसे मानेंगे हुई है, बताइए। मतलब आप लोग नहीं मानते, क्यों मानेंगे? अभी हेमंत बिस्व शर्मा जी क्या बोलते हैं, वो तो अपना मोदी सरकार को ही निकम्मा बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि 5 साल में सारे बीजेपी के लोग कहते हैं कि 5 साल में 130% घुसपैठ हो गई। अगर घुसपैठ हो गई तो 10 साल से मोदी जी की केंद्र में सरकार है, तो उसकी जिम्मेवारी क्या हेमंत सोरेन जी लेंगे? मानता हूं जवाब। हेमंत बिस्व शर्मा जी एक बात और बोले, नहीं हेमंत बिस्व शर्मा जी के बारे में बोलने दीजिए। एक बात वो अखबार में नहीं, वो क्या बोले कि 12 जिला में, आसाम के 12 जिला में क्या बोले कि एक भी हिंदू अधिकारी पदाधिकारी नहीं है। अरे भैया, आप मुख्यमंत्री उस राज्य के हैं, आपके राज्य के 12 जिला में एक भी हिंदू अधिकारी नहीं है, तो वो क्या हम लोग जाकर वहां पे अधिकारी बनवा दें? आप अच्छा आदमी है, पहले तो केंद्र सरकार को बोलते थे मोदी और शाह जी को निकम्मा, मनोज सिंह साहब, आप खुद संथाल से आते हैं, अभी जेएमएम कह रही है कि संथाल में कोई घुसपैठ नहीं हुआ। कैसे माने कि बढ़ गई है पॉपुलेशन? अगर बढ़ गई है वोटर्स की पॉपुलेशन, तो जिम्मेदार केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आपके गठबंधन में है बीजेपी। कैसे देखते हैं सवाल? देखिए, ये मामला जो संथाल का है ना, ये आने वाले समय में जिस लेवल पे जांच अभी चालू हुआ है, उसमें देखिएगा कि बहुत व्यापक स्तर पर। अभिषेक जी, एक और चीज हम आपके चैनल पर आगे बता देते हैं। बहुत से ऐसे वोटर हैं, फर्जी वोटर यहाँ, जो बंगाल में भी वोटर है और यहाँ भी वोटर है। यहाँ का इन लोगों ने फर्जी एक आधार कार्ड बना लिया, यहाँ का वोटर बन गया और बंगाल में भी वोटर है। तो जब इलेक्शन होता है, जब हम लोग इलेक्शन में वहाँ रहते हैं, और अगर नहीं तो आप फैक्ट चेक करवा सकते हैं अपने न्यूज 11 के, बहुत प्रमुखता से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी संथाल परगना में चुनाव होगा, आप 6 दिन पहले से सभी स्टेशनों में देखिएगा कि भर भर के लोग आ रहे हैं। और धीरे बताइए, घुसपैठ हुई है तब तो आप ही के गठबंधन की सरकार ना जिम्मेदार है सर। देखिए, इसमें बहुत बड़ा एक रैकेट काम करता रहा, बहुत बड़ा इकोसिस्टम इस पे काम करता रहा। अब ये जब मामला सामने आया है तो सब जांच का विषय। मैं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है, मैं चूंकि वहां का रहने वाला हूं, आप फैक्ट चेक करा सकते हैं। चुनाव के पहले हजारों की संख्या में बाहर से लोग आते हैं, वोट देते हैं, और गाँव में जगह जगह जाके उनको रहने का, खाने की व्यवस्था जो कर दिया जाता है कैंडिडेट के द्वारा, जो उसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं। चलिए एक बार कमल ठाकुर चले कर लेता हूं। कमल ठाकुर साहब, 90 के दशक से भारतीय जनता युवा मोर्चा घुसपैठ को लेकर उग्र है, घुसपैठ को वहां से हटाने की बात कर रही है। सरकार भाजपा की भी आई, सरकार आपके गठबंधन की भी बनी, बराबरी पे आप लोग चल रहे होंगे। 2-1 साल आप लोग आगे पीछे होंगे, क्योंकि गठबंधन की सरकार बनी है। 5 विधानसभा हम लोगों ने देख लिया है। आखिर घुसपैठ को कांग्रेस मानती है कि नहीं कि वहां पर घुसपैठ हुआ है संथाल में? देखिए, जेएमएम तो नहीं मानता, आप मानते हैं? आप एक बात करिए, घुसपैठ इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस बात को मैं भी मानता हूं। लेकिन आखिर बॉर्डर का काम देखता कौन है? नहीं, वो ठीक है, बीजेपी देखती है, बीजेपी के हाथ में 10 साल। तो मेरा कहना है कि देश का गृह मंत्री इतना नकारा कैसे हो सकता है? अब सर नहीं, आप नहीं, एकदम राहुल गांधी को नकारा कहूँ, चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, नहीं कहूँगा, अभी बीजेपी के सहयोगी निकम्मा बोल रहे थे,
कैसे नहीं ऐसा नहीं कर रहे थे सरकार बोले निकम्मा सरकार को कहा हेडिंग दिखा दूंगा सरकार निकम्मी मैं आपके चैनल में बहुत सरकार को बोले विपक्ष मैं आपके चैनल में मैं आज तक कभी किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं बोलता लेकिन जब आप बोलेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। गृह मंत्री के अधीन बीएसएफ होता है, आप देख लीजिए। जवाब मांगा है सर, कमल ठाकुर साहब बीएसएफ से भी जवाब मांगा है। सुन लीजिए, आप मेरी बात को पूरी सुन लीजिए। बोले देश के इर्द गिर्द जितने पड़ोसी हैं, आप एक देश से अपना संबंध अच्छा नहीं बना पाए हैं। मतलब आपके समय में संबंध ठीक था पाकिस्तान से, चाइना से, पाकिस्तान से मेरा संबंध कभी ठीक नहीं था। हम लोगों ने बिरयानी खाने नहीं गया, चीन को कब्जा कर लिया था। बिरयानी खाने वाले लोग नहीं है जी, पहले बिरयानी खाया तो बिरयानी खाने वाले लोग नहीं है। प्रधानमंत्री बिना बताए जाते हैं। बिरयानी इस देश में भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिना बताए पाकिस्तान जाते हैं। समय कब है प्रतुल जी? सीधा आरोप है कि आप ही घुसपैठ का आरोप लगा रही है, भाजपा ही घुसपैठ का आरोप लगा रही है। ये केवल चुनावी स्टंट है, चला रहे हैं, चुनावी स्टंट है, कर रहे हैं, चुनावी स्टंट है। बीएसएफ के जिम्मा है पूरे देश का बॉर्डर पे देखना है, बॉर्डर ये सरकार को जिम्मा लेना होगा। मैं भी इस बात को मानता हूं कि घुसपैठ है। कमल जी प्रतुल जी बात पूरी कर, जल्दी बात। 1951 से 2011 के बीच जनगणना में संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या 16% घट गई, मुसलमानों की 13% बढ़ गई। उस समय 85% समय कांग्रेस की सरकार थी। 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई और जो इन्होंने घुसपैठ को नकारा, जब इन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट करके उस 6 जिलों के डीसीज ने कहा, उनके जूनियर ऑफिसर्स ने कि कोई घुसपैठ नहीं है, तो हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति की, कहा कि आप कह रहे घुसपैठ नहीं है। और 2 जून 2023 का, आप तो अभिषेक क्राइम बीट देखते थे तो आपके जानकारी में अच्छे से होगा, स्पेशल ब्रांच ने 2 जून 2023 को पत्र जारी करके कहा था, सरकार के स्पेशल ब्रांच ने, अभिषेक बस लास्ट लाइन, स्पेशल ब्रांच ने पत्र जारी करके कहा था 2 जून 2023 को कि संथाल परगना में बड़े पैमाने पर जो पहले से घुसपैठिए रह रहे हैं उनको मदरसों में ठहराने के लिए गिरोह काम कर रहा है, जहां उनका कार्ड बनाया जाता है, वोटर कार्ड और तमाम कार्ड, और उसके बाद उनका आधार कार्ड बनाया जाता है, फिर उनको राज्य के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है। ये राज्य सरकार के स्पेशल ब्रांच ने माना 2023 में कि लंबे समय से जो घुसपैठिए रह रहे हैं उनका कागजात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी, ये कल नहीं बढ़े अभिषेक जी, ये 90 के दशक में जब कांग्रेस का शासन था उस समय ये बढ़े हुए हैं, ये आज के नहीं है। घुसपैठी हवाई जहाज से आए, आप घुसपैठ पर बात करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी। 5 साल में तो ये लोग नहीं मानेंगे ना, मैं तो कह रहा हूँ कि घुसपैठ समस्या आज की बात नहीं है, घुसपैठ समस्या है। कुछ सवाल अधूरे रह गए जिन पर फिर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर रण झारखंड का है, तो अब झारखंड के रण तक हम लोग चर्चा करते रहेंगे, मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर झारखंड में रण छिड़ा है। और इस बार विधानसभा का चुनाव के परिणाम, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव के परिणाम किस ओर अग्रसर होंगे बताना मुश्किल है कि जनता के मन में क्या है, लेकिन देखना दिलचस्प है कि राजनीतिक दलों का रास्ता किस तरफ से गुजर रहा है। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल चाहदेव जी थे, प्रतुल जी धन्यवाद आपका। कांग्रेस से हमारे साथ कमल ठाकुर साहब थे, कमल जी बहुत धन्यवाद आपका। जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हमारे साथ थे, अरुण जी बहुत धन्यवाद आपका। और आजसू से मनोज सिंह साहब हमारे साथ थे, मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका। सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, भ्रष्टाचार पर वार, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि हम विकास की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता कितना स्वीकारती है। हालांकि मैया सम्मान योजना के फॉर्म कुछ फेंके हुए मिले हैं, जिसको लेकर भी कई तरीके के बवाल उठ रहे हैं और सारी योजनाएं ऑनलाइन चल रही हैं। मैया सम्मान योजना को ऑफलाइन भी करना पड़ गया है। इसके पीछे के कारणों का भी विश्लेषण जरूरी है। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।